आपकी स्टोरी.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के जमुई जिले के अंतर्गत सिकंदरा प्रखंड के निवासी श्री बृजनंदन प्रसाद के तृतीय सुपुत्र IPS कुमार आशीष जी से। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त कर देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। शुरू से ही जुझारू छात्र होने के कारण समस्या को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसी जुझारूपन की वजह से इन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC को पास कर बन गए IPS कुमार आशीष। आइए आपकी स्टोरी.com पर आज हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने अनंत संघर्ष और समस्या के बावजूद ये सफलता प्राप्त की। दोस्तों नमस्कार, आपके स्टोरी.com के नए सीरीज में हमारे साथ आज एक खास चर्चित मेहमान हैं जो कि बिहार के जाने माने IPS अधिकारी हैं। और आप जानते हैं कि आपके स्टोरी.com पे हम हमेशा वैसे ही पर्सनालिटी को लेकर आते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकें, उनसे आप इंस्पायर हो सकें और उनकी कहानियों को जानने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकें। तो हम सबसे पहला जानना चाहेंगे कि जब आप छात्र जीवन में थे तो कब आपके दिमाग में आया कि आपको UPSC करना चाहिए या फिर IPS बनना चाहिए? देखिए, मैं बिहार से हूँ और बिहार में UPSC देना, IAS IPS बनना जो है बच्चे घर में ही सीख जाते हैं। और वो कहावत भी है कि अगर 3 बच्चे हैं घर में तो बड़ा लड़का जो है वो इंजीनियर बनेगा, मंझला जो है वो डॉक्टर बनेगा और तीसरा जो है वो UPSC देगा। तो किस्मत से मैं भी घर में 3 भाई हूँ। बड़े भैया ने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया था, वो सक्सीड नहीं कर पाए। मंझले भैया जो हमारे दूसरे भाई हैं वो डॉक्टर हैं और नेचुरली मेरा ऑप्शन इंक्लिनेशन UPSC का था तो मैंने दिया। मैं तीसरा हूँ तो सक्सेसफुली मैं इधर आ भी गया हूँ। और इसके अलावा जिस परिवेश से मैं आता हूँ उसमें ये लगता है कि UPSC एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक इमीडिएट जस्टिस पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए भी ये मेरे अंदर ये भावना थी और ये भावना तब और बलवती हुई जब 2006 में मैं फ्रांस गया था स्टडी टूर में। तो वहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हुई और लोगों ने जिस तरह से पूछा और जो चीज़ हमें लगी कि यहाँ करके हम लोग को करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो करके जब मैं उधर से लौट के आया तो फिर मैंने सीरियस प्रिपरेशन शुरू किया और उसके बाद फिर टूर में। ओके, तो क्योंकि आपकी जो एजुकेशन हुई है वो बिहार के एक ज़िले जैसा कि आपने बता रहे थे मुंगेर से हुई है, तो आमतौर पे वैसे क्षेत्र में जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई छात्र अपने पढ़ाई के दौरान ये सोचता है कि मुझे UPSC क्लियर करना है और वहाँ की जो सोसाइटी होती है उसको लगता है कि ये विश्वास से बाहर की बात कर रहा है, तो वैसे समय में आपने अपने आप को कैसे ये विश्वास दिलाया कि नहीं मैं कर सकता? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है मुंगेर ज़िले के संग्रामपुर प्रखंड में हुई थी। क्लास 9वीं तक हम लोग वहीं पर थे। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और फिर मैं जमुई ज़िले में सिकंदरा जो मेरा पैतृक स्थान है वहाँ से मैंने 10th और +2 की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए JNU गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, और वहाँ से मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में BA, MA, MPhil और PhD भी किया है। और यकीनन एक इसमें काफ़ी मदद मिली शिक्षा और ख़ास करके JNU जैसे अच्छे संस्थान में जहाँ से आपको चीज़ों को और बारीकी से समझने की परख मिलती है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही और तैयारी में भी काफ़ी इसमें मदद मिली थी। लेकिन वो जो जैसे कि क्योंकि ग्रामीण वो तो ठीक है मोटिवेशन मिला, लेकिन जैसे होता था ना कि कई बार जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि होगा कि नहीं होगा, इतना कठिन चीज़ है, ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि कई बार जब एग्ज़ाम होते हैं लाखों बच्चे उसमें शामिल होते हैं और कुछ मात्र लोगों को IPS और IAS जैसी जो पोजीशन है वो मिल पाती है। तो उसमें कितना विश्वास, जब आप डिमोटिवेट होते थे तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? देखिए, जो सक्सेसफुल होते हैं वो भी हमारे बीच के ही लोग होते हैं और कहीं ना कहीं ये मान के चलना होता है कि वो शायद ज़्यादा पढ़ रहे हों, ज़्यादा समझ रहे हों, अच्छे तरीके से लिख रहे हों। और चूँकि मैं दिल्ली में रह के मैंने तैयारी करी तो अपने आसपास के लोगों को सफल होते भी देखा, असफल होते हुए भी देखा। तो जो असफल हुए उन्होंने क्या गलतियाँ करी, उससे सीखने की आवश्यकता थी, और जो सफल हुए हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही
उसको भी हमने गौर से देखा, उसको आत्मसात किया और ये दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। और सडनली ये होता है कि आप हॉस्टल के मेस में जिसके साथ बैठ के खा रहे हैं, कल को वो IAS बन गया, IFS बन गया, IPS बन गया, तो ये चीज़ें काफ़ी इनकरेजिंग होती हैं कि आपको अपने आप में लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन का फैक्टर होता है। उसके अलावा आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने आप की पहचान करनी होगी कि कैसे आप उसको करना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं। जैसे वो पुरानी कहानी है कि जब तक आप जो है पानी में डूबते नहीं तब तक आपको सांस की अहमियत नहीं पता चलती। तो यही आपको सक्सेस पाने के लिए भी करना होगा। सब कुछ छोड़ करके पानी में डुबकी लगा करके ये देखना होगा कि सांस की क्या इंपॉर्टेंस है और सक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपके अंदर उतनी ललक, उतनी शिद्दत हो जाएगी तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। कई ऐसे छात्र ऑप्शन के तौर पे भी कुछ लेके चलते हैं कि ठीक है UPSC भी कर रहे हैं और साथ में कुछ और ट्राई करते रहते हैं, अगर वो UPSC हो गया तो ठीक है, अन्यथा वो ऑप्शन तो रहेगा ही। तो क्या ये दो चीज़ें एक साथ लेके चलने लायक है क्या UPSC की तैयारी में? क्या उसके साथ सपोर्टिंग कुछ हो सकता है? देखिए, यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। यहाँ पर लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आपके पास कोई मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, तब आप जो है पूरी ललक के साथ इसमें तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास एक सिफर ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि UPSC में तैयारी करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का मैंने नहीं होते देखा है। तो उस वक्त लाइफ बड़ी कठिन हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि साइड बाय साइड एक आपका ऑप्शन रहे। जैसे मेरा ऑप्शन भी था कि मैं JNU में मैंने मतलब फ्रेंच में हायर एजुकेशन के साथ नेट की परीक्षा भी पास की थी, JRF होल्डर भी था और मैं JNU में ही 2 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्स को पढ़ा भी रहा था। तो एक कैरियर आपका सेफ आपके हाथ में रहता है, तब आप इसमें पूरे दिलो जान के साथ मेहनत करें, ताकि भगवान न करे अगर कभी ऐसा असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसको आप टैकल कर सकें और लाइफ आपकी चलती रहे। पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्टूडेंट तो तैयार होते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन पेरेंट्स का भी भरोसा कभी कभी टूटता है। तो क्या कभी आपके पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई ऐसा मैसेज मिला कि नहीं ठीक है करते रहो, लेकिन कुछ और भी देखते रहो, हमें उम्मीद नहीं, ऐसा कुछ मिला कभी सुनने को? पेरेंट्स की तरफ से तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, कुछ रिश्तेदारों नातेदारों के ताने कभी सुनने को मिले ज़रूर कि अरे कितना दिन पढ़बो, अब कितना दिन होता है, अभी तक पढ़िए रहा जो गांव की भाषा होती है कि इतनी उम्र हो गई अभी तक पढ़ाई ही कर रहे हो, क्या हुआ, कैसी पढ़ाई है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये सब थोड़े बहुत ये सवाल पे सवाल होते थे। तो मतलब उस समय मैंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना भी छोड़ दिया था। अच्छा। कि जा कर के जब यही चीज़ सुनना है तो मैं नहीं जाऊँगा, जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मतलब निगेटिविटी से दूर रहने का आपने फैसला लिया। ऑफ कोर्स एक आपको ये चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं कि बाकी लोगों को लगता है कि जितनी जल्दी सक्सेस मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो ये लोगों की प्राथमिकताएं हो जाती हैं जो ग्रामीण परिवेश है। लेकिन उसके बाद फिर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं कि आपको सफलता का आपके लिए क्या पैमाना है और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके आप देखते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी से जितना संभव हो आप दूर रहें। एक नया क्रेज चला है अब तो युवाओं में कि कैरियर और रिलेशन, ये दोनों चीज़ सोचते हैं कि समानांतर हो जाए, और ज़्यादा जो समय कैरियर में देना चाहिए था वो कहीं रिलेशनशिप में कंज्यूम कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम, और उनको लगता है कि ये भी बैलेंस कर लेंगे, ये भी बैलेंस कर लेंगे। तो इसमें क्या सच्चाई है? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये एक डबल एज सोर्ड है, दुधारी तलवार जिसको कहते हैं। इसमें आपको सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। आपका कहना सही है, ज़्यादातर मामलों में आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि जो ध्यान उसको पढ़ाई में देना चाहिए था, कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम देने में करना चाहिए था, उसमें नहीं दे पाता है। क्योंकि रिलेशनशिप में कभी अप एंड डाउन होते हैं, फिर इधर जाना उधर जाना, बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। रिलेशनशिप जैसे खुल के बात रखो कि आज के डेट में जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो एक क्रेज चल रहा है, तो उनको लगता है कि उनको खुश करने के लिए मुझे ऐसा तैयारी करना है और उसमें ज़्यादा समय वहाँ देते हैं। तो वैसे छात्रों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे ही लोगों की बात कर रहा हूँ कि असफलता के लिए फिर उसमें जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आप जब तक विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, और अगर पढ़ें तो उसे एक चैलेंज की तरह लें कि हाँ, मुझे ये पूरा कंपटीशन करके उन्हीं के साथ ज़िंदगी बितानी है। और
कुछ करके दिखाना है, घर परिवार वालों की सहमति के साथ आपको करना है, जैसा कि मेरे केस में भी है। आप आगे मेरी कहानी उसमें पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि मैं भी रिलेशनशिप में था, और लेकिन मैंने इसको पूरे चैलेंज के साथ लिया कि मैं पहले सक्सेसफुल होऊंगा, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा, और अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना शादी नहीं करूँगा। तो थोड़ी परेशानी आई, सक्सेस होने के बाद भी थोड़ी सी हिकअप्स थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को मना करके, परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ हमने फिर शादी करी। तो मतलब ये लव मैरिज ही माना जाए जो आप अपनी सफलता के बाद आपने उसे प्राप्त किया? हाँ, ये इसमें कहना होगा कि कहीं ना कहीं फिर वो मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। अगर रिलेशनशिप जो है आपके सही डायरेक्शन में है तो वो आपको मोटिवेट भी करता है कि आप अपने लक्ष्य को अचीव करें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो उसमें जाने में कोई बुराई नहीं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग फिल्मों में व्यस्त, उनको लगता है कि फ़िल्म भी देख सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब क्या आप भी जब तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपका ज़्यादा फिल्मों में इंटरेस्ट था, या फिर सिर्फ तैयारी ही सही है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो हंसते खेलते निकाल लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो एकदम घोड़े की तरह ऐसे इधर से बंद करके एक ही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। कुछ का हो भी जाता है, कुछ का नहीं भी होता है। तो मेरा मानना है कि UPSC चूँकि आपके संपूर्ण पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, तो आप कोशिश करिए कि सारी विधाएं आपको आए, आपको फिल्म के बारे में भी नॉलेज, क्योंकि ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती है कि आपने रिसेंटली क्या देखा, क्या चल रहा है, क्या अच्छा है। लेकिन अच्छी चीज़ें देखिए, ये नहीं कि टाइम बर्बाद करने के लिए देख रहे हैं। जानकारी आपको होनी चाहिए, और आफ्टर ऑल सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करें कि एक दिन मेरी भी स्टोरी OTT प्लेटफॉर्म पे चले, मेरे भी इंडेवर्स पे कोई फिल्म बने, लोग जाने। तो उसको एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह अगर आप लेते हैं तो यकीनन इसमें देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तैयारी करने के साथ साथ बहुत सारी विधाओं में था। मैं उस वक़्त ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ प्रोग्रामर का एंकर भी था। अच्छा। मैं उस वक़्त छात्र राजनीति में भी था। मैं अपने हॉस्टल में प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुआ था। मैं उस वक़्त IIT दिल्ली में पढ़ा भी रहा था, साथ ही साथ JNU में भी पढ़ा रहा था पार्ट टाइम कोर्सेस। इसके अलावा तैयारी भी कर रहा था और रिसर्च भी कर रहा था फ्रेंच में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपको इसमें जो है अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता बनना है अपने सब क्षेत्र में। हाँ, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए। जानकारी तो बिल्कुल रखनी ही चाहिए। मैं अगर आपके उस समय की कुछ इंटरेस्ट वैसी फिल्में जो आप देख करके मोटिवेट होते थे, अगर आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। फिल्में बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं करती हैं जानकारी के लिए, लेकिन उस वक़्त कुछ फिल्में बहुत अच्छी लगी थी, जैसे स्वदेश का एक जिक्र करना चाहूँगा, उन दिनों आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, और देश सेवा का एक जुनून भी उसमें दिखा था। फिर चक दे इंडिया से भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी, उन दिनों की बात है। और इसके अलावा भी 2-4 अच्छी फिल्में आ जाती हैं जिनको देख करके आपको लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, फोकस ये रहे कि जन सेवा के माध्यम से आप कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपकी पढ़ाई और आपके जो काम है उनसे आम पब्लिक को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है। कि पहली बार जब आप IPS बने तो उसकी जब सूचना आपको मिली, फर्स्ट टाइम जब आपने अपना रोल नंबर देखा होगा, तो उस समय कैसा महसूस हुआ, और आपने पहली खबर किसे दी, इस बात की जानकारी किसे दी आपने? देखिए, यकीनन एक अच्छी फीलिंग है, वो अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली पहला कॉल मम्मी पापा को ही किया था कि ये ऐसी सूचना आई है और ये रिज़ल्ट है हमारा। तो वो लोग भी काफ़ी भाव विभोर हुए, खुशी का मौका था। और उसके बाद सब कुछ जैसे कि ब्लैंक हो गया। अरे, भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हो चुका है, क्योंकि उस लिस्ट में कहीं भी टंग जाना अपने आप में जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आप जानते हैं 10 लाख लोग इस परीक्षा में फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग अपीयर होते हैं, 3000 लोग मेंस पास करते हैं, और फाइनली 1000 से कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और वो मेमोरी मेरे साथ हमेशा रही। तब ये माना जाए कि उस साल का जो अगर 1000 ब्रिलियंट लोगों को अगर चुना जाए तो उसमें ये माना जाता है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में एक नाम आपका है। तो डाउट हो रहा होगा कि नाम जब आया होगा तो 2-3 बार कहीं आपने क्रॉस चेक किया, रोल नंबर मिलाया कि यही है। क्योंकि इसके पहले एक बार और ऐसा मौका आया था, लेकिन उसमें असफलता मिली थी।
ओके। 2010 के एग्ज़ामिनेशन में भी मैंने इंटरव्यू दिया था और उस वक़्त भी उम्मीद थी कि सक्सेस हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं जी। उसका एहसास हुआ था। तो वैसे भी जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल होता है। तो पहला आप इंटरव्यू तक जाकर नहीं हुआ? हाँ, 2009 की परीक्षा थी जिसका रिजल्ट 10 में आने वाला था, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। हाँ, अगर उस वक्त हो जाता तो 2010 बैच में रहता, लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल होता है ना कि एकदम ऊंचाई तक आप पहुंच गए और वापस फिर नीचे आना, तो वहाँ पे फिर क्या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या कुछ कमियों को लेकर के आगे चलने की ज़रूरत होती है? कमियों को लेकर के भी आगे चल सकते हैं और फिर सबसे बड़ा बात आपको टेम्पो बना के रखना है कि हाँ ये पढ़ाई किया था, इसको और आगे लेके जाना है, उससे नीचे नहीं उतरना है। कहाँ कहाँ पर कमी रह गई, किस सब्जेक्ट में कम नंबर आए, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रह गई है, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बन के आए तो उसके बाद बड़े बड़े मंचों पे आप गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने आपको इनवाइट किया, जैसा कि मैं देख रहा था कि आपको पटना के सबसे बड़े सेमिनार हॉल SK मेमोरियल हॉल में भी आपने हज़ारों छात्रों के बीच में, तो कैसा महसूस होता था, क्या लग रहा था आपको उस समय जब आप उतने बड़े मंच पे गए? तो आपको भी कभी उस तरह की भीड़ में आप बैठे होंगे, तो क्या फीलिंग थी उस समय? उस वक़्त बस यही फीलिंग थी कि शायद मैं एक ज़रिया हूँ, हमारे जैसे जो एस्पिरेंट हैं, जो हज़ारों लाखों एस्पिरेंट हैं, उनको मोटिवेट करने का, उनको गाइडेंस देने का, और वो चीज़ें जो हमने फेस की, जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से धोखा खा के, गिर करके, पढ़ करके, मुसीबतों का सामना करके, अगर हम वो बता सकें एस्पिरेंट्स को, अगर उसमें से कुछ भी सक्सेस हो जाता है, 1% 2% भी सक्सेस हो जाता है, तो शायद हमारी सार्थकता होगी कि हमारे एक्सपीरियंस किसी के काम आए। और मुझे खुशी है कि उन सेमिनारों से कई लड़के निकले जो आकर के मुझसे मिले भी। आज यहाँ किशनगंज की ही बात करूँ तो यहाँ पे 1-2 ऑफिसर ऐसे आए जो आकर के सीधे पैर छूने लगे। हमने कहा क्या बात है भाई? तो बोले कि सर आपका वो सेमिनार सुना था, तब से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। तो अच्छा लगता है इस बहाने कुछ भी हम लोग कर सकें अपने परिवेश के छात्रों के लिए, कि वो समाज की मुख्य धारा में आकर के और समाज कल्याण की चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। जैसा कि मैं सुबह से देख रहा था, जब से मैं आया हूं तो तमाम लोग आ रहे हैं और बहुत इजी तरीके से आपसे मुलाकात कर रहे हैं और बड़ी ही आसानी से आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं और ना सिर्फ बता रहे हैं कि करेंगे, बल्कि मैंने देखा कि सामने आपने फ़ोन। तो जब इस तरह के जो गरीब हैं या फिर जो कमज़ोर हैं उनको जब दबाया जाता है, तो एक SP के तौर पर आपकी कैसी जिम्मेदारी होती है और किस तरीके से आप इन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं? देखिए, समाज में पुलिस का रोल बहुत ही अहम होता है और पुलिस एक ऐसी संस्था है जो चाहे तो इंस्टेंट जस्टिस दे सकती है, फिर उसके लिए हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी मुहिम को लेकर के हम लोग ये शुरू किए हुए हैं कि जो भी गरीब मजलूम हमारे यहाँ आता है उसको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो, न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं और हमारे सभी थाना प्रभारी इसमें एक्टिव हैं। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है सभी जगह हमने जन शिकायत को बहुत प्राथमिकता दी है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, उनकी त्वरित समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसलिए आज भी आपने देखा कितने सारे लोग आए और उनकी समस्याओं का समाधान आज ही हो जाएगा। तो ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं, बाद में इसका फीडबैक भी लेते हैं कि कैसा रहा समाधान, कहीं और दिक्कत तो नहीं आई। तो कोशिश करते हैं कि पुलिस के महकमे में रह करके आम जनता की तकलीफ़ों को दूर कर सकें। यही हमारे जॉब की सार्थकता है। इतनी बिजी शेड्यूल के बाद जब आपको कोई खाली वक्त मिलता है तो उस समय IPS कुमार आशीष क्या करते हैं उस समय? देखिए, पढ़ने लिखने का शौक़ हमेशा से रहा है और बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। इन दिनों मैं अपने अनुभवों पे काम कर रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है कुछ दिनों में इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ने को मिले। इसके अलावा जो बड़े ऑथर्स हैं उनको भी पढ़ता हूँ। PhD हूँ फ्रेंच में, तो उसके लेकर के फ्रेंच से भी, साहित्य से भी जुड़े हुए चीज़ों को पढ़ना पसंद है। और जो खाली समय मिलता है उसमें पुलिसिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उस पे आम जनता को अवेयर करना, उनके लिए आर्टिकल लिखना, वो भी मैं करता हूँ। कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी छपे हैं और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, ये भी प्रयास करता रहता हूँ। एक किताब आपकी है नवरत्न, जिसमें ये चुना गया बिहार के 9 तेज तर्रार IPS को और इसमें आपको जगह मिली, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? ये बहुत वैसे चर्चित चेहरे हैं और इन चेहरों के बीच में आपका आना ये बहुत ही गौरवपूर्ण रहा होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये
जनता का प्यार है और हम लोगों ने जो सेवा की है उसके आधार पर अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक हौसला अफजाई होती है और जो यंगर जनरेशन है उनको भी मोटिवेशन मिलता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने दिग्गजों के बीच में हमें भी शुमार किया जाएगा, लेकिन अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आपके काम और जनता में जो आपके काम के प्रति जो सेटिस्फैक्शन है उसकी भावना का ये परिचायक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जनता से जुड़ करके हम लोग जनता की समस्याओं का समाधान और अच्छे तरीके से कर पाएंगे।